नमस्कार साथियों, ट्रिकी भैया टुडे जी के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी उष्णकटिबंधीय कम दबाव वाले क्षेत्र की विशेषता है। ए ऑप्शन था यह ध्रुवीय क्षेत्र में बनता है। बी ऑप्शन यह उच्च दबाव और साफ आसमान से जुड़ा है। सी विकल्प है यह वायु प्रदूषण के कारण होता है। जबकि डी विकल्प है यह भारी वर्षा और आंधी की विशेषता है। उष्णकटिबंधीय कम दबाव वाले क्षेत्र भारी वर्षा और आंधी की विशेषता है। इस प्रकार विकल्प डी सही हो जाएगा। हमारे प्रश्न का आंसर विकल्प डी सही हो जाएगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना है, जो जल्द ही एक चक्रवात का रूप ले सकता है। इस चक्रवात को मोका नाम दिया गया है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात एक तीव्र गोलाकार तूफान है, जिसकी उत्पत्ति गर्म उष्णकटिबंधीय महासागरों में होती है। कम वायुमंडलीय दाब, तेज पवनें और भारी वर्षा इसकी विशेषताएं हैं। इन चक्रवातों की विशिष्ट विशेषताओं में एक चक्रवात की आंख या केंद्र में साफ आसमान, गर्म तापमान और कम वायुमंडलीय दबाव का क्षेत्र होता है। इन तूफानों में चक्रवातों की गति उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत यानी वामावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त होती है। इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है। पहला है हिंद महासागर में चक्रवात, दूसरा अटलांटिक महासागर में हरिकेन, तीसरा पश्चिम प्रशांत क्षेत्र और दक्षिण चीन सागर में टाइफून, जबकि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली या विलीज के नाम से जाना जाता है। आज का पहला प्रश्न है प्रोजेक्ट स्मार्ट निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या संस्था की एक पहल है। पहला आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय और रेल मंत्रालय की। बी विकल्प है युवा मामले और खेल मंत्रालय की। जबकि सी ऑप्शन है नीति आयोग की। डी विकल्प हो जाएगा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की। प्रोजेक्ट स्मार्ट का संबंध आवास और शहरी मामलों मंत्रालय और रेल मंत्रालय से है। इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे इसकी जानकारी विश्लेषण से देखते हैं। हाल ही में आवास और शहरी मामलों में मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने प्रोजेक्ट स्मार्ट के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। स्टेशन एरिया डेवलपमेंट एलांग मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल को प्रोजेक्ट स्मार्ट के रूप में जाना जाता है। इस योजना का उद्देश्य मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करना, स्टेशन क्षेत्रों के आसपास आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। इसके तहत MAHSR स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों की योजना, विकास और प्रबंधन के लिए राज्य सरकारों, नगर निगमों और शहरी विकास प्राधिकरणों की संस्थागत क्षमता को सुगम बनाया जाएगा। इस समझौता ज्ञापन के तहत 4 हाई स्पीड रेलवे स्टेशनों गुजरात में साबरमती, सूरत और महाराष्ट्र में विरार और थाणे को शामिल किया जाएगा। हाई स्पीड रेलवे स्टेशनों के मार्ग में आने वाले 12 स्टेशनों में से सूरत, विरार और ठाणे ग्रीन फील्ड हैं, जबकि साबरमती ब्राउन फील्ड डेवलपमेंट हैं। अगला प्रश्न है अरब लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसके संस्थापक सदस्य केवल मिस्र, लेबनान, सऊदी अरब और यमन हैं। दूसरा कथन है इसका मुख्यालय मिस्र के काहिरा में स्थित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है या कौन सा सही है। ए ऑप्शन है केवल 1, बी ऑप्शन है केवल 2, सी ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, जबकि डी ऑप्शन ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रकार ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बी केवल दो विकल्प सही हो जाएगा। हाल ही में अरब लीग ने 1 दशक से भी ज़्यादा समय के बाद सीरिया
को फिर से शामिल कर लिया है। सीरिया की सदस्यता को वर्ष 2011 में विद्रोह से जन्मे संघर्ष के बाद निलंबित कर दिया गया था। लीग ऑफ अरब स्टेट्स या अरब लीग की स्थापना मार्च 1945 में की गई थी। यह मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के सभी अरब देशों का एक अंतर सरकारी समग्र अरब संगठन है। अरब लीग के संस्थापक सदस्य मिस्र, इराक, लेबनान, सऊदी अरब, सीरिया, जॉर्डन और यमन है, अतः कथन एक सही नहीं है। वर्तमान में इसमें 22 अरब देश शामिल हैं। इसका मुख्यालय काहिरा मिस्र में है, अतः कथन 2 सही है। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों के राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों को मजबूती प्रदान करना है और उन्हें समन्वित करना और उनके बीच या उनके एवं तीसरे पक्ष के बीच विवादों का मध्यस्थता करना है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी जिले में धारा 144 लागू करने का आदेश कौन जारी करता है? ए विकल्प खंड विकास अधिकारी, बी ऑप्शन जिला मजिस्ट्रेट, सी विकल्प है अधीनस्थ न्यायालय का न्यायाधीश, जबकि डी ऑप्शन उपर्युक्त में से सभी। धारा 144 का संबंध जिला मजिस्ट्रेट से है, इस प्रकार इस प्रश्न का विकल्प भी सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश कुछ संगठनों द्वारा 72 घंटे के बाद के आह्वान के बाद राज्य में कई हिस्सों में धारा 144 लगा दी गई है। धारा 144 आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत एक कानून है जो औपनिवेशिक काल से बना हुआ है। इसके तहत 4 या अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकते। धारा 144 मजिस्ट्रेट, उपविभागीय मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा किसी कार्यकारी मजिस्ट्रेट को हिंसा या उपद्रव की आशंका और उससे रोकने से संबंधित प्रावधान लागू करने का अधिकार देती है। मजिस्ट्रेट को एक लिखित आदेश पारित करना होता है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष या क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों या आमतौर पर किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में आने जाने के संबंध में लोगों को निर्देशित किया जा सकता है। इसमें आमतौर पर आंदोलन पर प्रतिबंध, हथियार ले जाने और गैर कानूनी रूप से असेंबलिंग पर प्रतिबंध शामिल है। अगला प्रश्न, कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है? ए ऑप्शन अफ्रीकी संघ, बी ऑप्शन ब्राजील, सी ऑप्शन यूरोपीय संघ, जबकि डी विकल्प है चीन। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का संबंध चीन से है, इस प्रकार डी विकल्प सही हो जाएगा। हाल ही में चीन और पाकिस्तान CPEC यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को अफगानिस्तान तक विस्तारित करने पर सहमत। CEPC चीन के उत्तर पश्चिम झिंजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र और पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को जोड़ने वाला 3000 किलोमीटर लंबा मार्ग है। यह गलियारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है। वर्ष 2013 में प्रस्तावित BRI भूमि द्वारा समुद्री नेटवर्क के माध्यम से एशिया को अफ्रीका तथा यूरोप से जोड़ने के लिए चीन एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। इसे सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और 21वीं सदी की सामुद्रिक सिल्क रोड के रूप में भी जाना जाता है। यह एक अंतर महाद्वीपीय मार्ग है जो चीन को दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, रूस और यूरोप से भूमि के माध्यम से जोड़ता है। यह चीन के तटीय क्षेत्रों को दक्षिण पूर्व तथा दक्षिण एशिया, दक्षिण प्रशांत, मध्य पूर्व और पूर्वी अफ्रीका से जोड़ने वाला एक समुद्री मार्ग है जो पूरे यूरोप तक विस्तारित है। अगला प्रश्न देखेंगे, लिथियम त्रिकोण में कौन सा देश शामिल नहीं है? ए ऑप्शन चिली, बी ऑप्शन अर्जेंटीना, सी ऑप्शन है अमेरिका, जबकि डी ऑप्शन है बोलीविया। लिथियम त्रिकोण में
अमेरिका देश शामिल नहीं है, यानी हमारे प्रश्न का सी विकल्प सही हो जाएगा। हाल ही में भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने राजस्थान के नागौर जिले में लिथियम का भंडार का पता लगाया है। इससे पहले फरवरी 2023 में जम्मू कश्मीर में भारत का पहला लिथियम रिजर्व पाया गया। लिथियम एक हल्की अलौह धातु है। लिथियम दुनिया की सबसे नर्म और हल्की धातु है। यह रासायनिक ऊर्जा को संग्रहित कर इसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसका उपयोग मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक वाहन व अन्य चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। रिचार्जेबल बैटरी की उच्च मांग के कारण कभी कभी व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। लिथियम त्रिकोण दक्षिण अमेरिका में स्थित है, जिसमें चिली, अर्जेंटीना और बोलीविया देश शामिल हैं। इन क्षेत्रों में 50% जमा राशि केंद्रित है। दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार वर्तमान में बोलीविया 21 मिलियन टन में है। वर्तमान में भारत अब तक लिथियम के लिए चीन पर निर्भर है और अपने कुल लिथियम आयात का 53.76% हिस्सा चीन से खरीदता है। अगला प्रश्न है, पीटर्सबर्ग डायलॉग किससे संबंधित है? ए ऑप्शन कोविड-19 प्रबंधन से, बी ऑप्शन जलवायु परिवर्तन से, सी ऑप्शन करेंसी स्वैप से, जबकि डी विकल्प है जल प्रबंधन से। पीटर्सबर्ग डायलॉग का संबंध जलवायु परिवर्तन से है। इस प्रकार विकल्प भी सही हो जाएगा। हाल ही में बर्लिन जर्मनी UNFCCC के COP28 में जलवायु परिवर्तन पर पीटर्सबर्ग डायलॉग आयोजित किया गया। पीटर्सबर्ग डायलॉग डायलॉग जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले आयोजित एक वार्षिक उच्च स्तरीय राजनीतिक एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसकी शुरुआत वर्ष 2010 में जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल ने की थी। इस फोरम का उद्देश्य पक्षकारों के जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों में सफल वार्ताओं की तैयारी करना है। इसका केंद्रीय लक्ष्य बहुपक्षीय जलवायु वार्ताओं और राज्यों के बीच विश्वास को मजबूत करना है। अगला है, ये डायलॉग जलवायु अनुकूलन, जलवायु वित्त और नुकसान एवं क्षति से निपटने पर केंद्रित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, केवल संसद के पास राज्यों की सीमाओं को बदलने की शक्ति है। दूसरा कथन, राज्य संप्रभु है। तीसरा कथन है, भारत विनाशकारी राज्यों का संघ और राज्य संघ से अलग हो सकते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही नहीं है? इस प्रश्न का आंसर विकल्प डी। इस प्रश्न का आंसर विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी केवल 2 और 3 सही नहीं है। हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल को एक राज्य की संप्रभुता पर अपना रुख स्पष्ट करने और सुधारने के लिए कहा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार केवल संसद के पास राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं को बदलने की शक्ति है। अतः कथन एक सत्य है। भारतीय राजनीति व्यवस्था में राज्यों की कोई संप्रभुता नहीं है। भारतीय संघ अविनाशी है और राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। संविधान सभा की बहस में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने यह स्पष्ट कर दिया था कि भारतीय संघ एक संघ है क्योंकि यह अविनाशी है और किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भूमि और भूमि बंदरगाह स्थान। ICP आज का अभ्यास प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन 10 मई को, बी ऑप्शन 11 मई को, सी ऑप्शन हो जाए 9 मई को
और जबकि डी ऑप्शन हो जाएगा 12 मई को। फ्रेंड्स इस विकल्प का आप सभी इस प्रश्न का आंसर नीचे कमेंट्स आप सभी इस प्रश्न का आंसर नीचे सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। फ्रेंड्स जो लोग चैनल पर नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी नई वीडियो की अपडेट आप सभी तक पहुंचती रहे। थैंक यू।